हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग नगरीय भूगोल के संरचना संबंधी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इसके पहले की वीडियो की क्लास में आप लोगों ने नगरीय संरचना सिद्धांत या नगरीय आकार के सिद्धांत से संबंधित बर्गेस द्वारा प्रतिपादित सकेंद्री वलय सिद्धांत और होमर हायर द्वारा प्रतिपादित प्रखंड सिद्धांत के बारे में पढ़ा। वीडियो के आज के सेशन में आप लोग हैरिस एवं उल्मैन के द्वारा प्रतिपादित बहुनाभिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। नगरीय आकार की सिद्धांत। जैसा कि मैंने पिछली क्लास के वीडियो में बताया कि नगरीय आकार की सिद्धांत को नगरीय संरचना के सिद्धांत या नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत आदि कई नामों से जाना जाता है। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि नगरों में जो भूमि है उनका उपयोग आप किन किन रूपों में कर सकते हैं। इस सिद्धांत से संबंधित मुख्य रूप से 3 सिद्धांत को बताया गया: खंड सिद्धांत, सकेंद्री वलय सिद्धांत और बहुनाभिक सिद्धांत। तो जो सकेंद्री वलय सिद्धांत था यह 1923 में बर्गेस के द्वारा दिया गया था। इनकी बहुत आलोचना हुई और 1939 में खंड सिद्धांत आया जो होमर हायर के द्वारा दिया गया, और फिर उसके बाद 1945 में बहुनाभिक सिद्धांत आया था जिसे हैरिस एवं उल्मैन ने दिया था। तो आज हम लोग नगरीय आकार के सिद्धांत से संबंधित बहुनाभिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में 2 सिद्धांतों के बारे में बताया जा चुका है। बहुनाभिक सिद्धांत। बहुनाभिक सिद्धांत देखिए, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह एक नाभिक नहीं बल्कि बहुत से केंद्रों की बात करता है। यानी कि नगर में एक नहीं बहुत से केंद्र होते हैं, ये उसी की बात करता है। इसे मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। MU मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन देखिए, इसके प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैरिस एवं उल्मैन रहे। बहुनाभिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वे हैरिस और उल्मैन थे। इन्होंने यह सिद्धांत सन 1945 ईस्वी में दिया था। जहां खंड सिद्धांत और सकेंद्री वलय सिद्धांत ये एक ही केंद्र की बात करता है या एक ही नाभिक की बात करता है, लेकिन यह जो सिद्धांत है बहुनाभिक सिद्धांत, यह नगरों में विभिन्न नाभिक या केंद्रों की बात करता है। यानी कह सकते हैं कि यह सिद्धांत किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप के विकास का यदि इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का देखिए मूल थीम क्या है। मैं हर एक सिद्धांतों की मूल चीज़ों के बारे में बताया हूँ, आप इसका भी मूल समझिए कि इस सिद्धांत का मूल चीज़ क्या है। तो इस सिद्धांत का जो मूल चीज़ें हैं कि यह सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार
किसी बड़े नगर इस सिद्धांत के अनुसार किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास एक केंद्र या नाभिक में न होकर पृथक पृथक रूप से कई केंद्रों में नगर के चारों ओर होता है। देखिए, इस सिद्धांत की यह मूल बातें रही हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास एक केंद्र में न होकर, जैसे कि सकेंद्रीय वलय सिद्धांत में एक ही केंद्र में बताया गया और खंड सिद्धांत में भी एक ही केंद्र में बताया गया, लेकिन यहाँ पर हैरिस एवं उलमैन ने बताया कि किसी भी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास एक केंद्र या नाभिक में न होकर पृथक पृथक रूप में कई केंद्रों में नगर के चारों ओर होता है। इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी बताई। सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। सिद्धांत की मान्यताएं, तो इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं रही हैं। मान्यता क्या रही है कि कुछ कार्यों हेतु विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है ना। कुछ कार्यों हेतु विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये पहला है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत की मान्यता में पहला मान्यता ये रहा है कि कुछ कार्यों हेतु विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है ना। जैसे कोई कार्य है, उसके लिए एक विशिष्ट सुविधा की आवश्यकता होगी। जैसे मान लेते हैं कि खुदरा बिक्री है, तो खुदरा बिक्री के लिए परिवहन अभिगम्यता की आवश्यकता होगी। यदि बंदरगाह है तो बंदरगाह के लिए सागर तट की आवश्यकता होगी। यदि विनिर्माण उद्योग है तो उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। तो ये जैसे कि विनिर्माण उद्योग को स्थापित करना है तो वहाँ पर स्वतः एक सुविधा की आवश्यकता होगी जिसे आप परिवहन सुविधा के नाम से जानेंगे। दूसरा है कार्यों की संपन्नता से समान सुविधाएं स्वतः निर्मित होते हैं। तो कार्यों की संपन्नता से समान सुविधाएं स्वतः निर्मित होते हैं या एकत्रित होने लगते हैं। तो कार्यों की जहाँ संपन्नता होगी वहाँ पे जो एक समान सुविधाएं होंगी वो अपने आप विकसित होने लगती हैं। तीसरा है कुछ असमान
कुछ असमान क्रियाएं एक दूसरे के विरोधी होती हैं, एक दूसरे के विरोधी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ जो असमान क्रियाएं होती हैं वे एक दूसरे के विरोधी होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र और उच्च वर्गीय निवासी क्षेत्र दोनों एक ही जगह पर स्थापित नहीं हो सकते हैं या दोनों एक ही जगह नहीं पाए जा सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं और ये दोनों असमान क्रिया हैं। चूँकि औद्योगिक क्रिया अलग हो गई और निवास स्थान अलग हो गया, तो औद्योगिक क्षेत्र और उच्च वर्गीय निवास क्षेत्र दोनों एक ही जगह पर नहीं रहेंगे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे और दोनों दूर दूर स्थापित होंगे। चौथा है कि नगरों में कुछ उपयुक्त स्थान उच्च किराए के कारण, उच्च किराए दर के कारण चयन नहीं हो पाते। यहाँ पर नगरों में कुछ उपयुक्त स्थान उच्च किराए दर के कारण चयन नहीं हो पाते, यानी कि नगरों में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं, उपयुक्त होते हैं, लेकिन वहाँ का जो किराया होता है, जो रेंट होता है, इतना अधिक होता है कि वह स्थान किराए के कारण, उच्च दर किराए के कारण उसका चयन नहीं किया जाता या नहीं हो पाता है। तो ये सिद्धांत की कुछ मान्यताएं रही हैं। अब इन्होंने, हैरिस एवं उलमैन ने अपने सिद्धांत में कुल 9 प्रकार के, कह सकते हैं कि नाभिकों या केंद्रों की बात की है। वे कौन कौन सी हैं इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। और इसके पहले की वीडियो में जैसा मैंने बताया कि खंड सिद्धांत या प्रखंड सिद्धांत होमर और हायट के द्वारा दिया गया था, और आपका इसके पहले जो था 1923 में सिद्धांत आया हुआ था नगरों की आकारिकी से संबंधित सिद्धांत, जिसे बर्गेस के द्वारा दिया गया। उस सिद्धांत का नाम था सकेंद्री वलय सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर ये रहा, आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। 1 2 3, ये रहा आपका
3 3 4, ये रहा आपका 4, ये रहा 5, ये रहा 6, और इन 4 और 5 के बीच में 4 और 5 के बीच में सात, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 9। तो ये आपका हैरिस एवं उलमैन के द्वारा दिया गया सिद्धांत का एक डायग्राम है, जिसमें बताया गया कि नगर भूमि उपयोग के प्रतिरूप में जो नाभिक होंगे, जो केंद्र होंगे, वो एक या एकल रूप में न होकर के बल्कि कई जगह अलग अलग पृथक रूपों में होंगे। यही आपके ये केंद्र बताए गए हैं, जो 9 प्रकार के बताए गए हैं, जो अलग अलग रूपों में हैं। इन्हें आप 9 का नाम ले लीजिए या लिख दीजिए, लिख दे रहा हूँ मैं। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा आपका CBD। दूसरा हो जाएगा आपका लघु एवं हल्के उद्योग। तीसरा हो जाएगा निम्न वर्गीय आवास। चौथा मध्यम वर्गीय आवास। पांचवा उच्च वर्गीय आवास। यहाँ से छठवां में लिख रहा हूँ, यहाँ पर नीचे छठवां यहीं पर लिख दे रहा हूँ। अच्छा, भारी उद्योग। सातवां आपका हो जाएगा बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र। आठवां में यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख दे रहा हूँ, आवासीय उपांत। ये हो जाएगा आपका आठवां आवासीय उपांत। और नौवां आपका हो जाएगा औद्योगिक उपांत। औद्योगिक उपांत। देखिए, ये 9 प्रकार के यहाँ पर 9 प्रकार के दिए गए हैं, जिसमें ये जो 5 तक है, 1 से लेकर के 5 तक, ये आपका होमर और हायट के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था, जिसे खंड या प्रखंड सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो उन्होंने भी CBD बताया। दूसरे खंड में उन्होंने लघु एवं उद्योग बताया। लघु एवं उद्योग या लघु उद्योग कह सकते हैं, ये लघु एवं उद्योग नहीं बल्कि लघु उद्योग ही रहेगा आपका। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ। ये आपका रहेगा थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग। थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग। तो यहाँ पर होमर हायट ने अपने सिद्धांत प्रखंड सिद्धांत में 5 प्रकार के खंडों की बात की थी। वो सेम वही चीज़ें हैं, CBD, थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग, निम्न वर्गीय आवास, मध्यम वर्गीय आवास, उच्च वर्गीय आवास। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में भारी उद्योग, बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र, आवासीय उपांत और औद्योगिक उपांत के बारे में बताया। सेम वही चीज़ें रहेंगी। CBD क्या होता है? ये किसी भी नगर का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के जो खरीदारी होती है, जो व्यापार होते हैं, यहीं से होता है। यहाँ पर परिवहन की सुविधाएं
विकसित रहती हैं। यहाँ से जनसंख्या की जो सघनता होती है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, इसलिए यहाँ पे सघनता बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ यहाँ पर भूमि का कह सकते हैं कि बहुत ही हाई रेट रहता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर भूमि का मूल्य बहुत अधिक होता है। तो ये तो सभी सिद्धांतों में बताया गया कि थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग। तो ये जो थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग होंगे ये आपके मुख्य नगर या CBD से सटे होंगे, आसपास ही रहेंगे। ठीक है। निम्न वर्गीय जो आवास होता है, ये निम्न वर्गीय आवास आपका यहीं से 1 नंबर यानी कि जो CBD है ये मुख्य नगर से ही आसपास रहते हैं, मुख्य नगर के आसपास रहेंगे। फिर मध्यम वर्गीय भी यहीं मुख्य नगर के आसपास ही विकसित रहेंगे। और जो उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र होते हैं ये थोड़ा सा इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि मुख्य जो नगर होता है यहाँ का पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है, यहाँ का जल बहुत प्रदूषित होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर गंदी बस्तियाँ अधिक विकसित होती हैं। इस कारण से जो उच्च वर्गीय आवास होते हैं ये मुख्य नगर या CBD से थोड़े से दूर स्थापित किए जाते हैं। और फिर उसके बाद आपके जो 6 नंबर होते हैं वो भारी उद्योग होते हैं, और ये भी मुख्य नगर से दूर ही स्थापित किए जाते हैं। और बहिर्वर्ती जो व्यापार क्षेत्र होता है ये बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र यानी कि यह आपका उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र के आसपास ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र जहाँ पर बनते हैं यहाँ पर परिवहन की सुविधाएं बहुत विकसित होती हैं, क्योंकि ये लोग अपना खुद का मकान, निजी मकान बना के रहते हैं, और इनके पास खुद का अपना परिवहन साधन होता है, गाड़ी होता है, मोटर होता है, कार होता है, और इसके लिए वे लोग परिवहन को विकसित करते हैं। और उसी परिवहन के सहारे ही कह सकते हैं कि आपका बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र विकसित होता है। यहीं से व्यापार बाहरी क्षेत्रों के लिए यहीं से व्यापार किए जाएंगे। और उसके बाद 8वें नंबर का जो है वो आवासीय उपांत होते हैं, यानी कि यह ऐसा उपांत होता है, ऐसा आवास होता है जिसमें नगर और थोड़ा सा नगर से बाहरी चीज़ों का भी गुण पाया जाता है, उसी को आवासीय उपांत कहेंगे। और औद्योगिक उपांत का मतलब भी यही हो गया आपका कि नगरों के औद्योगिक और बाहरी औद्योगिक दोनों के गुण यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार हैरिस एवं उलमैन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या किया, और इनका जो सिद्धांत है वो होमर हायट और बर्गेस के सिद्धांत की तुलना में अधिक मान्य है। तो आज के वीडियो के सेशन में हम लोगों ने नगरीय आकार्की सिद्धांत के अंतर्गत बहुनाभिक सिद्धांत के बारे में जाना। मुख्य रूप से इसमें पूछता है कि बहुनाभिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हैरिस एवं उलमैन के द्वारा सन 1945 ईस्वी में दिया गया था। ये इसका एक बार क्रम पूछ लेता है, जो UGC नेट, TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही यह महत्वपूर्ण होता है। तो इसका यह एक क्रम पूछ लेता है। तो क्रम तो 5 का ये क्रम आपका जो होमर हायट दिए थे वो 5 क्रम एक साथ है, यही सेम है। फिर 6वें नंबर पर भारी उद्योग आता है, 7वें पर बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र, 8वें पर आवासीय उपांत और 9वें पर औद्योगिक उपांत। कभी कभी ये फिगर बना करके एग्जाम में आ जाता है, और इसमें ये जो नंबरिंग होता है वो नंबरिंग दे देता है कि 3, 4, 5 और 6 ये किन खंडों को या नाभिक केंद्रों को प्रदर्शित करते हैं, उसका एक क्रम दे देगा, उसको आपको मिलाना रहता है। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा इसका क्रम का क्वेश्चन हो गया, तीसरा किसके द्वारा दिया गया था ये हो गया, कब दिया गया था, 1945 में दिया गया था। सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मान्यताओं को आप लोग समझते रहिए। तो वीडियो के आज के सेशन मित्रों बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।